नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं वायरल निमोनिया। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे वैसे वेदर चेंज होता है, वैसे वैसे इन्फेक्शन रेशो बढ़ जाती है। खासकर गर्मी से अगर आपको गर्मी से आपको बरसात आती है, बरसात से आपको ठंड आती है, इसके मौसम के बाद जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे मौसम में वायरस का इन्फेक्शन का रेशियो बढ़ जाता है। जैसे इस इन्फेक्शन के रेशो में वायरस का इन्फेक्शन जाता है, वायरस का लेवल बढ़ जाता है, इस कारण वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो वायरल इन्फेक्शन क्या है या वायरल निमोनिया क्या है? वायरल निमोनिया एक ऐसी निमोनिया है जो वायरस के द्वारा होती है। वायरस का जो कारण होता है वायरस होता है। वायरस के कारण होने वाली निमोनिया को वायरल निमोनिया बोलते हैं। इस निमोनिया में आपका इन्फ्लुएंजा वायरस भी कारण हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, मीजल्स वायरस भी हो सकता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से वायरस किसी भी प्रकार के वायरस से वायरल निमोनिया हो सकता है। इसे हम वायरल निमोनिया कहते हैं। वायरल निमोनिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पैथोफिजियोलॉजी क्या करता है? पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ये जो वायरस होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो, मीजल्स वायरस हो या कि आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस हो, ये वायरस हमारे बॉडी में जैसे इनहेल करते हैं ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, सांस के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं लंग्स में और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं। और जैसे वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं तो हमको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे वहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन बनने लग जाता है, जिससे कफ ज़्यादा निकलने लग जाता है। वहाँ के म्यूकस फॉर्मेशन होने से वहाँ की जो एल्वोलाइज होती हैं वो आपस में अटैच हो जाती है, वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो पूरी जो एल्वोलाई ब्रोंक्यूल्स पूरी फूल नहीं पाती हैं, जिससे हम सांस लेते हैं तो पूरे नहीं फूल पाते, जिस कारण हमको बार बार सांस लेना पड़ता है। उस कंडीशन को ब्रोंक्यूल निमोनिया भी बोलते हैं। और तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में पेशेंट को फीवर आता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। फीवर विद कोल्ड एंड कफ, मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, चेस्ट पेन। इस स्टार्टिंग कंडीशन में ये सारी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। वीजिंग साउंड, मतलब गले से घर 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 की आवाज़ सुनाई देती है। गार्गलिंग साउंड सुनाई देता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, सांस लेते समय हमको घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है। ये है निमोनिया का सिम्टम। फीवर आती है, यानी कि बुखार आता है, बच्चा तेज़ से सांस लेता है, बार बार सांस लेता है। उस कंडीशन में क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 18 से 20 बार होता है। जब हम निमोनिया का पेशेंट हो जाता है कोई, तो वो पेशेंट बार बार मतलब 30 से 40 बार वो उसको 1 मिनट में सांस लेना पड़ता है। दैट इज़, ये मेन कारण होता है निमोनिया का, मेन सिम्टम होता है निमोनिया का। सांस लेने में परेशानी होती है, बुखार आती है, ठंड लग के बुखार आती है, नाक बहता है, सर्दी, गला पकड़ लेता है, गले में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, चेस्ट पेन होता है, भूख नहीं लगती है, पेट दर्द होता है, हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, पेशेंट लेट नहीं पाता है, बैठने में उसको आराम रहता है। ये निमोनिया के सिम्टम्स मिलते हैं। कुछ पुराने केसेस में इसको आप स्प्लेनोमेगाली मिल जाती है, प्लीहा की साइज बढ़ जाती है। और अपन जब इनका इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो ल्यूकोसाइट की काउंट की संख्या, इन्वेस्टिगेशन में हम कंप्लीट सीबीसी काउंट कराते हैं। जब सीबीसी काउंट करवाते हैं तो हम देखते हैं उसमें हीमोग्लोबिन तो ठीक है, आरबीसीज भी ठीक है, लेकिन ल्यूकोसाइट की संख्या नॉर्मल रहती है, नॉर्मल से कम रहती है। दैट विल बी इंडिकेटेड टू वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होगा, हम बार बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होगा तो हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनकी संख्या नॉर्मल से कम रहती है। उस कंडीशन में ये रेशो कम हो जाते हैं, उसे हम वायरल निमोनिया को इंडिकेट करते हैं। इशनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, इशनोफिलिया हो जाता है ना। और ये पेशेंट को अब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, इससे कोई भी पेशेंट की जान नहीं जाती है। अगर पेशेंट के सीवियर केस है तो उसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट पैटर्न की, ट्रीटमेंट में इसमें क्या इलाज किया जा सकता है। तो पेशेंट आता है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। उसका इन्वेस्टिगेशन कराने पे पता चलता है कि उसमें बैक्टीरियल निमोनिया है कि वायरल निमोनिया है। अगर ल्यूकोसाइट काउंट कम है तो दैट विल बी इंडिकेटेड टू वायरल निमोनिया। और इसमें जो साउंड सुनाई देती है, घर घर गार्गलिंग साउंड सुनाई देती है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड रेस्पिरेशन, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय
घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे लगता है गला में कुछ फंसा हुआ, सीटी जैसे सुनाई देती है, गिरगिलिंग यानी वीजिंग साउंड सुनाई देती है, उसे हम वीजिंग या क्रैप्स बोलते हैं मेडिकल टर्म की भाषा में उसे जाए, तो उसे इस टाइप की साउंड सुनाई देते हैं पेशेंट को सांस लेते समय। कोल्ड रहता है, सर्दी रहती है, कफ जम जाता है, नाक जाम हो जाती है, साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साइनसाइटिस हो जाती है। इस कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट देना अति आवश्यक हो जाता है। तो कंडीशन में क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। अगर पेशेंट को अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जस्ट लाइक पैरासीटामोल मेडिसिन उसको देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक थेरेपी विल बी स्टार्टेड प्रिवेंट टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक दवाई देते हैं वायरल निमोनिया में क्योंकि उसको कोई बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, जिसके कारण ये बैक्टीरियल निमोनिया और ये कन्वर्ट ना होने पाए, किसी प्रकार का वायरल से बैक्टीरियल में कन्वर्ट ना होने पाए। इसलिए एज ए प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन प्रिकॉशन के तौर पर हम उसे क्या करते हैं, उसे हम देते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। ब्रोंकस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इसलिए हम ब्रोंको डायलेटर थेरेपी देते हैं जिससे ब्रोंकस फैल जाए, जिससे ब्रीदिंग ईजिली सांस लेने में और छोड़ने में ईजी तरीके से नॉर्मल तरीके से हो जाए, सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ें देते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे जिससे म्यूकस का फॉर्मेशन जो ज़्यादा बन रहा है वो म्यूकस का फॉर्मेशन कम हो। एंटी एलर्जिक मेडिसिन हिस्टामिन रिलीज जो होता है उस हिस्टामिन के रिलीज जो हिस्टामिन जो रिलीज होता है उसके रिलीज होने की जो कैपेसिटी है उसको कम करना है, इसलिए हम एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रोंकोस में इन्फेक्शन है, ये ब्रोंक्यूल्स है, मतलब क्रैप्स है, रेपिटेशन है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, तो उस समय सांस लेने में ज़्यादा परेशानी है तो उसे हम ब्रोंको डायलेटर है, सॉल्बुटामॉल या लिबोसाल्बुटामॉल हाइपोट्रोपियम से अपन उसको नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइज करने से डायरेक्ट लंग्स में फेफड़े में जाता है और पेशेंट को आराम मिलता है। जनरली वायरल इन्फेक्शन का जो पेशेंट होता है 5 to 10 डेज़ में अपने आप सबसाइड हो जाता है, फिर तरह से ठीक हो जाता है। फीवर टिल डाउन हो जाता है 5 to 6 डेज़ में, और जो भी इन्फेक्शन होता है अपने आप सही हो जाता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 डेज़ होता है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये वायरस से वायरल एनसेफेलाइटिस, ये ब्रेन में चला जाता है ये इन्फेक्शन, और ब्रेन में सूजन काज करता है जिसे हम वायरल एनसेफेलाइटिस कहते हैं। अगर ये वायरल एनसेफेलाइटिस बढ़ गया बच्चे को तो उस कंडीशन में पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ जाती है, जीवन को संकट आ सकता है, लाइफ पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एज ए प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन पेशेंट को चालू करना होता है जिससे किसी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो या कोई और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डेवलप ना होने पाए। तो ये है वायरल निमोनिया। आज हमने बात की है वायरल निमोनिया की। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए, या वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, और शेयर ज़रूर करिए जिससे दूसरे को ये वीडियो पहुँचे और वो अपने आप को और अपने परिजन को, अपने रिश्ते, अपने नास्तों को, अपने दोस्तों को इस बीमारी को बारे में बता सके और वो उससे बचा सके, जिससे किसी का जीवन खतरे में जाने से पहले बच जाए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। थैंक यू।